रेयान, जिसे क्रिकेट से नफरत थी, अब इसी खेल ने अपनी जानिब मुतवज्जा करना शुरू कर दिया। अपने हिस्से मिज़ाह के अलावा इसके ख्याल में वो अपनी तमाम आदतें बदल चुका था। मगर वो कहते हैं ना कि फितरत नहीं बदलती। बचपन से इसे इंतकाम लेने की जो आदत थी, इसके ख्याल में वो इसे भी छोड़ चुका था। लेकिन ये इसकी गलत फहमी थी, क्योंकि वो इसकी आदत नहीं थी, वो इसकी फितरत थी। कुछ अनिया की बातों का असर था, कुछ आयशा की गुफ्तगू जहन पर नक्श हो गई थी, और कुछ टाइनी साइड कप जीतने के बाद मिलने वाली फतह और सरशारी का एहसास था जो इसे महसूस हुआ था। इसको क्रिकेट में दिलचस्पी पैदा हो गई। वो तारीफों और दाद का भूखा था, ना ही शोहरत का लालची। बस अपने मुल्क की ग्रीन कैप सर पर रखने का एजाज़ हासिल करना चाहता था। वो जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहा था, एक के बाद एक नवाला मुंह में रखता और तकरीबन बगैर चबाए ही निकल जाता। बिलाखिर अली को इसे टोकना ही पड़ा। रोनी, आराम से तेजी, कौन सी फ़्लाइट निकली जा रही है? इसने गटागट ऑरेंज जूस का गिलास पीते हुए अली की बात अनसुनी की और जूस ख़त्म करके बोला, अमेरिका की फ़्लाइट निकली जा रही है। वो कल अमेरिकी सदर का फ़ोन आया था, कह रहा था मुझसे मशरक़ वस्ता की सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो रही, तुम आ जाओ, यहाँ एक ज़हीन आदमी की ज़रूरत है। वो संजीदगी से कहकर खाने में दोबारा मगन हो गया। फॉर गॉड सेक, अली बेख्तियार हंस पड़ा। रेहान नाश्ता ख़त्म करने ही वाला था जब इसे महसूस हुआ कि बिया मुसलसल इसे देख रही है, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। इसने सर उठाकर सवालिया निगाहों से बिया को देखा। वो भाई, आप रात को खाने पर क्या करेंगे? वो इसको मुतवज्जा पाकर जल्दी जल्दी कहने लगी, मेरा मतलब था कि आप फारिग हैं ना? पता नहीं किस टाइम, वो अजलत में बोला। रात को 8 बजे, वो कहकर इसका चेहरा देखने लगी। यार, आज हमारा बड़ा अहम मैच है, शायद इस वक्त मैं फारिग हो जाऊं। मगर क्यों? खैरियत? वो मुतजस्सिस सा होकर पूछने लगा। वो असल में मैं आज डिनर दे रही हूँ सबको, दबे दबे जोश के साथ इसने बताया। रेहान ने आखिरी नवाला हल्क में उतारा। बड़ी सखी हो गई हो, वो मजाक करने लगा, ये पूछे बगैर कि वो डिनर क्यों दे रही है। मैच ने इसे सब कुछ बुला दिया था। वो इतना मगन होकर मैच खेलता रहा कि सुबह नाश्ते की टेबल पर बिया से किया वादा भूल गया। इसने कोशिश करने का कहा था, मगर कोशिश भी ना की। रात तकरीबन 11:30 बजे वो घर लौटा। वहाँ से अपने कमरे की जानब जाना ही चाहता था कि इसकी नज़र सोफे पर बैठे लैपटॉप पर किसी काम में मसरूफ़ अली पर पड़ी। खिलाफ मामूल वो घर पर था। इसने सलाम किया, जिसका अली ने मुबहिम सा जवाब दिया। वो अपने कमरे की जानब बढ़ा ही था कि अली की आवाज़ पर पलटा। वो कह रहा था, काम अहमियत रखता है, लेकिन फैमिली ज़्यादा अहम है। रेहान दरवाजे से ही पलट आया और इसके सामने खड़ा हो गया। इसने इसे तीखी नज़रों से देखा। सुबह बिया ने तुमसे कुछ कहा था। अली अभी भी स्क्रीन को देख रहा था। ओह, इसे याद आ गया था। बस क्या करता, बिजी था, बहुत इम्पोर्टेंट मैच था। अली, एक डिनर ही था, क्या हो गया है? वो इस तफसीश से कदरे बेजार होकर बोला, तुम्हें इतना भी याद नहीं कि आज बिया की बर्थडे थी, जिसकी खुशी में वो डिनर दे रही थी? ओह गॉड, रेहान एकदम शॉक्ड रह गया। इसने बिया को बर्थडे विश तक नहीं किया था। अब इसे अली के गुस्से की वजह समझ में आई। मैं यार भूल गया था। इसने बेख्तियार सर पर हाथ मारा। बोलते वो बात है जो याद रखी जाए, तुम्हें तो शायद ये बात याद ही नहीं थी। गुड नाइट। रेहान को इतना कड़वा सच अच्छा नहीं लगा। वो अपने कमरे की जानब बढ़ गया। ग्रेजुएशन करने के बाद रेहान ने PIA की टीम को छोड़कर हबीब बैंक को ज्वाइन कर लिया। इसका शेड्यूल एकदम टफ हो गया था। सुबह नमाज के बाद इसने सोना छोड़कर मुसलसल 4 घंटे वर्जिश करना शुरू कर दी। वो नाश्ता जिम से आकर ही करता था और फिर सीधा स्टेडियम चला जाता। वो लोग अभी एक डोमेस्टिक लेवल के स्टेडियम में प्रैक्टिस और मैच खेलते थे। वो टीम में बतौर लेफ्ट आर्मर के शामिल हुआ और इसने अपनी टीम को कई फतूहात से हमकिनार किया था। बॉलिंग करते हुए इसकी जहानत बहुत काम आती थी। वो सोच समझ कर, जांच परख कर बॉलिंग करता था और हबीब बैंक की टीम के लड़के शुक्र अदा करते थे कि रेहान हैदर के मुखालिफ नहीं खेलता। एक और चीज़ भी इसके साथी क्रिकेटर्स को बहुत पसंद थी, और वो था इसका मुस्कुराना, नरम शगुफ्ता लहजे में बात करना, किसी की दिल आज़ारी ना करना, हर एक का ख्याल रखना और माहौल को खुशगवार बनाए रखना। इन्हीं दिनों ये बात इसके इल्म में आई कि एंजेलिना ने थिएटर में काम करना शुरू कर दिया। डैनियल ने किसी छोटे से फुटबॉल क्लब को ज्वाइन कर लिया और रेहान को समझ नहीं आया कि वो फुटबॉल से बेजारी के बावजूद ऐसा क्यों कर रहा है। मैरीन को मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला, इसलिए वो फ्रांस आ गई और अब आम मज़ामीन में मास्टर कर रही थी। रेहान के इसको यूं पेरिस चले आने की वजह समझ में नहीं आई थी, ना ही इसके पास समझने को वक्त था।
वो अपनी दुनिया में बेहद मगन था। इन्हीं दिनों इसको कराची डॉल्फिन्स के लिए मुंतखब कर लिया गया। वो अगले ABN AMRO 2020 कप के लिए मुनक्किद किए जाने वाले टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा। इसके लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कोई ना थी। वो पूरा टूर्नामेंट नेशनल स्टेडियम कराची के मुनक्किद किया गया था और एक दिन में 2 मैचेस खेले जाने थे। वो रेयान की ज़िंदगी का एक यादगार लम्हा था जब इसने आखिरी विकेट लेकर अपनी टीम को 3 रन से फतह दिलवाई। वो मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना और इसको यकीन था कि वो चेयरमैन BCB डॉक्टर एहसन जो कि ग्राउंड में तशरीफ़ फरमा थे की नज़र में आ जाएगा। जो बात रेयान हैदर को मालूम ना थी वो ये थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर कोई चीज़ चलती है तो वो सियासत या करबा परवी, और अगर कुछ नहीं चलता तो वो मेरिट की बुनियादों पर खिलाड़ियों का इंतखाब है। वो चेयरमैन BCB की नज़रों में आया था या नहीं, अलबत्ता पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान की निगाहों में ज़रूर आया था और टीम की असल तश्कील कप्तान देता है। रेयान को 3 दिन बाद ही 25 रोज़ कैंप में बुला लिया गया। जिन 40 लड़कों को कैंप में बुलाया गया था इनमें से 20 बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी कर चुके थे और इनको नेशनल अकेडमी में ठहराया गया था। मगर जो नए लड़के थे इनका कोई परेशानी हाल ना था। अपनी रहाइश का इंतज़ाम खुद करो के तहत तमाम नए लड़के अपने रिश्तेदारों दोस्तों के घर या फिर होटल्स में ठहरने लगे थे। इसको रहाइश का तो कोई मसला ना था, अलबत्ता इतने गैर पेशा वाराना अंदाज पर इसका दिल ज़रूर दुखा था। वो PC में ठहर गया और कज़ाफ़ी स्टेडियम में अपने पहले दिन का इंतज़ार करने लगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम, जैसे लीबिया के मुअम्मर गद्दाफ़ी के नाम से मंसूब किया था, पाकिस्तान क्रिकेटर का हेड क्वार्टर है। तमाम पावर इसी इमारत और इसी के आसपास है। यहाँ चेयरमैन PCB और तमाम बड़ी मछलियों यानी ऑफिशियल्स के दफातर थे। डॉक्टर एहसन हफ्ते में बमुश्किल 2 रोज़ ही ऑफिस में बैठते थे। 25 रोज़ा कैंप में रेयान को सीखने को बहुत कुछ मिला। डेनिस लिली और आकब से इसने बॉलिंग सीखकर अपने एक्शन को मज़ीद निखारा। नेट प्रैक्टिस के दौरान इसने महसूस किया कि सीनियर्स क्रिकेटर्स छोटों को मुंह तक नहीं लगाते। इसने भी ख्वामखा किसी से फ्री होने की कोशिश ना की। इसको सिर्फ प्रैक्टिस किट मिली थी। बाकायदा पाकिस्तानी टीम की शर्ट्स और कैप इन खिलाड़ियों को मिलना था जिसको स्क्वाड में नाम आए। स्क्वाड का ऐलान होने से पिछले रोज़ इसने अपना नाम चंद खुशनसीबों में आने के लिए बहुत दुआ की थी। कैंप ख़त्म हुआ तो वो वापस कराची आ गया। 16 को स्क्वाड का ऐलान हुआ और रेयान का हैरत का झटका लगा था। इसका नाम इन 18 खिलाड़ियों में शामिल था। इसके पास मौजूद रमीज़ के कार्ड्स ने कोई मसला नहीं होने दिया था। वो बहुत आराम से इनके पास पहुंच गई थी। अब न दुनिया का खौफ था न लोगों का। रमीज़ की इन दिनों कराची में पोस्टिंग थी, सो वो इससे कराची में ही मिली। वो इसे देखकर हैरान रह गया। अल्मास इसे अपने ऑफिस में अपनी निगाहों के सामने पाकर एक बेयकीनी सी कैफियत इस पर तारी थी। वो बहुत बदल गई थी। वो आराम से कुर्सी खींचकर बैठ गई। इसके चेहरे पर बहरहाल एक शय ऐसी थी जो ASP रमीज़ ने पहले नहीं देखी थी। वो थी सर्द महरी और संजीदगी। कैसी हो तुम? कहाँ रही इतना अरसा? वो छूटते ही पूछने लगा। मुझे काम चाहिए, कोई जॉब दिला दे मुझे। इसकी आवाज़ और लबो लहजा सुनकर रमीज़ को बेख्तियार झटका लगा। इसके अंदाज में वो अब अजड और गंवारपन कहीं भी नहीं था। क्या करना चाहती हो तुम? इसका सवाल नज़रअंदाज किए जाना इसे अच्छा नहीं लगा था, मगर मालूम नहीं इस लड़की में ऐसा क्या था कि वो बुरा मान ही नहीं सकता था। मुझे बुटीक का काम आता है, वो मुख्तसर कहकर अपने नाखन पर से क्यूटेक्स खोचने लगी जैसे वो ज़्यादा अहम काम हो। मेरी एक आंटी है लाहौर में। काफ़ी देर सोच में डूबे रहने के बाद इसकी आवाज़ कमरे में गूंजी। वो डिज़ाइनर है, इसका डिफेंस में बुटीक है। वो दरअसल हमारी पड़ोसी हुआ करती थी, बाद में लाहौर शिफ्ट हो गई। तब भी हम लोग इनके घर बहुत आया जाया करते थे। अब अम्मी की वफ़ात के बाद भी इनके यहाँ इनसे जिक्र करता हूँ। वैसे भी इनका कोई नहीं है। ठीक है अल्मास। अल्मास खुशी से इनकी बातें सुनती रही। फिर इसके खामोश होने पर इसने सर उठाया। मुझे अल्मास मत कहो, मैंने अपना नाम बदल लिया है। क्यों? वो हैरान होकर देखने लगा। क्योंकि मैं खुद बदल गई हूँ। वो मेज़ की सतह पर उंगली फेरते हुए बोली। अब मेरा नाम इमल है। मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए रख लिया। इसके अंदाज में कुछ ऐसा था कि वो कुछ न कह सका। आंटी ये अल्मास है और इमल के नाम से पुकारी जाती है। वो रमीज़ के हमरा लाहौर आ गई थी और वो इसे सीधा अपनी आंटी इफ़त के घर ले गया था और अब इसका तारुफ करा रहा था। मैंने आपको फ़ोन पर बताया था। रमीज़ ने जाने फ़ोन पर क्या कहानी सुनाई थी कि इफ़त
बेगम ने इससे माजी के बारे में एक सवाल तक नहीं किया, बल्कि इसे नहायत खुशीदिली से अपने घर में वेलकम किया और बतीक के काम देने पर फ़ौरन रजामंदी जाहिर कर दी। जब इसने वेमेन हॉस्टल में रहने की बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, ये कहकर कि अब वो इनके घर में इनकी बेटी बनकर रहेगी। मैं अकेली हूँ, ना शौहर न बच्चे। कभी सोचती थी कि एक बच्चा अडॉप्ट कर लूँ, मगर पालना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब तो अल्लाह ने मुझे एक पली पलाई बेटी दे दी है, मुझे अब और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं। वह नहायत शफकत से कह रही थी और एमल सोच रही थी कि अगर इसका यह ख्याल था कि रानिया के अलावा दुनिया में अच्छे लोग मौजूद नहीं तो वह बेहद गलत था। अभी दुनिया में इफ़त जैसे लोग भी मौजूद थे जो ज़रूरतमंदों के लिए बाहें वार रखते थे। डॉक्टर एहसन से इमल की पहली मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। इफ़त बेगम खासी असर व रसूख वाली और सोशल खातून थी। अपनी हदूद में रहते हुए कुछ मॉडर्न भी थी और इनका हल्का अहबाब खासा वसी था। इमल, इनसे मिलो, ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, नाइला। इफ़त बेगम ने इसे एक जदीद तराश खराश के ड्रेस में मलबूस मिडल एजड खातून से मिलवाया, जिन्होंने अपने चेहरे को फेशियल्स और पता नहीं किन टोटकों से जवान रखा, बल्कि बालों को गहरे भूरे डाई से रंगा हुआ था। और नाइला, ये मेरी फ्रेंड की बेटी है इमल, अपनी मम्मी की डेथ के बाद अब मेरे साथ रहती है। वो इसका तारुफ कराने लगी। इमल ने नहायत शाइस्तगी से इन्हें सलाम किया। क्या करती हो आप बेटा? वो इससे पूछने लगी। मैं सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ, वो कुछ झिझक कर बताने लगी। लाहौर आने के बाद इसने लाहौर कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। नाइला, ये जो ड्रेस इमल ने पहन रखा है ये इसने खुद डिज़ाइन किया है। वो उन्हें बताने लगी तो इमल कुछ शर्मा गई। ओह रियली, इतनी छोटी सी बच्ची ने? वाह! नाइला बेहद इम्प्रेस हुई थी। फैशन में कोई डिप्लोमा किया हुआ है? नहीं, मैं मम्मी के बुटीक पर काम करती थी, मतलब वैसे ही इनका काम देख लेती थी, बस कुछ हेल्प कर देती थी। आपकी मम्मी भी डिज़ाइनर्स थी? क्या नाम था इनके बुटीक का? भाई, क्या बातें हो रही थी इतनी प्यारी सी बच्ची से? आपकी कोई अजीज़ है ये छोटी सी परी? मिसेस इफ़त दरमियान में मुदाखलत करने वाले एक अधेड़ उम्र शख्स थे। शक्ल से इमल को वो ब्यूरोक्रेट ही लगे थे। स्याह डिनर जैकेट और टाई में मलबूस, नरम मुस्कुराहट चेहरे पर लिए, हल्के हल्के सफ़ेद बालों वाले डिसेंट से मिसेस नाइला के शौहर। अरे एहसन, इससे मिलिए, ये मिसेस इफ़त की फ्रेंड की बेटी है और ये जो ड्रेस है ना, ये इसने खुद डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा है ना? अपने शौहर को देखकर नाइला एहसन पिछली बात बुलाकर कहने लगी। इसकी तारीफ पर इमल शर्मा सी गई थी, साथ ही दिल में डॉक्टर एहसन की बरवक्त मुदाखलत पर मशकूर भी हुई थी। क्या नाम है आपका बेटा? उन्होंने मुशफ़िक अंदाज में पूछा। एमल, वो कदरे खजालत से बताने लगी। वो अपनी बेगम की जानिब मुतवज्जा होकर उन्हें चलने का कहने लगे। इस सरसरी से मुलाकात को एमल ने चंद ही दिन में बुला दिया। वो हरगिज़ न बुलाती अगर इसे इल्म होता कि वह शख्स इसके लिए क्या है और क्यों नागरेज है। डॉक्टर एहसन से दूसरी मुलाकात जिम खाना में तकरीबन 9.5 माह बाद हुई थी। वो वहाँ इफ़त बेगम के हमरा एक गज़ल गायकी के प्रोग्राम में शिरकत करने आई थी और प्रोग्राम के एहतमाम पर जब इसे नाइला एहसन दिखाई दी तो इसने बेख्तियार दुआ की थी कि वो इससे कोई इस्तिफसार ना करे। अरे, ये तो आपकी वो छोटी सी डिज़ाइनर है ना? आपका नाम शायद इमल है ना? डॉक्टर एहसन और नाइला इनसे नहायत तपाक से मिले और इसे देखते ही डॉक्टर साहब को वो पुरानी मुलाकात याद आ गई। जी, इसने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। तो आजकल डिज़ाइनिंग हो रही है क्या? वो शगुफ्तगी से पूछने लगे तो इमल ने नफ़ी में सर हिला दिया। आजकल तो बस अंकल पढ़ाई ही हो रही है, मैंने अपने बारे में बताकर इनसे पूछने लगी। वैसे आप डॉक्टर हैं या एम्बेसडर? वो दरअसल नाइला आंटी ने बताया था कि आप श्रीलंका में हाई कमीशन में काम करते रहे हैं। मैं सिविल सर्वेंट हूँ, डॉक्टर भी हूँ। फ़िलहाल क्रिकेट मेरी मरीज़ बनी हुई है। वो कैसे? अरे, आपको नहीं पता? वो हैरान हुए। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स का चेयरमैन हूँ। ओह अच्छा, वो इश्तियाक से उन्हें देखने लगी। मुझे नहीं पता था। आप देखती हो क्रिकेट? वो इसके बचकाना से इश्तियाक पर मुस्कुराए। जी, कभी कभी। कल हमारा एक डोमेस्टिक मैच है कजाफी स्टेडियम में, आंटी को लेकर आ जाओ, आपको क्रिकेट से मिलवाएंगे। रियली? वो बच्चों की तरह खुश होते हुए बोली। फिर इफ़त बेगम की जानिब मुड़ी। आंटी, अंकल हमें कल मैच पर इनवाइट कर रहे हैं। इफ़त बेगम इस अंदाज पर बेख्तियार मुस्कुरा उठी। चलें फिर, हम इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। इसकी यकीन दहानी पर इसका चेहरा खिल उठा। बस फिर हम कल ज़रूर आएंगे। इसने फ़ौरन डॉक्टर एहसन के साथ मिलकर प्रोग्राम डन कर लिया।
अगले रोज़ वो दोनों मुकर्रर वक़्त पर गज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच गईं। पास उन्होंने खुद खरीदे थे और 40% तक भरे हुए स्टेडियम के इमरान खान को इनक्लोजन में जाकर बैठ गए। कहनियों तक आते घने स्याह बाल और बिल्कुल स्याह ड्रेस जिसमें इसकी गोरी रंगत बहुत खिलकर नजर आ रही थी में मलबूस व बेहद हसीन लग रही थी। वो कोई ख़ास मेकअप नहीं करती थी, बस इस काजल और काला आई लाइनर आँखों पर लगाती। तवक्का के ऐन मुताबिक वो वाकई खेल ख़त्म होने से ठीक पौन घंटा पहले तशरीफ़ लाए। नायला को देखकर इसने बेसाख्ता हाथ मिलाया तो उन्होंने इसे अपने पास बुला लिया। चंद एक खवातीन से मिलने के बाद इसने मध्यम आवाज़ में नायला से पूछा, है तो ये आम सा मैच, मगर इसमें इतनी अहम शख्सियात क्यों तशरीफ़ लाई हैं? कोई तकसीम इनामात की तकरीब ख़ास होनी थी, दूसरे आजकल कोई और आउटिंग नहीं, इसलिए। एमल ने कुछ सर हिला दिया और ग्राउंड पर नज़रें जमा दी। HBL फील्डिंग कर रही थी। इसको जीतने के लिए नेशनल बैंक की मक्स 2 विकेटें दरकार थी। जो बॉलर बॉलिंग करवा रहा था या तो वो नर्वस होकर या दबाव का शिकार होकर या किसी और वजह की बुनियाद पर बेतहाशा नो बॉल्स और वाइड बॉल्स दे रहा था। दूसरे एंड से बॉलिंग करा रहा था, इसीलिए एमल की जानब इसकी कमर थी। एमल को इसकी पुश्त पर हैदर 13 लिखा दिखाई दे रहा था, मगर इसने तवज्जो ना दी। जब वो और मुकम्मल करके अपनी कैप एम्पायर से लेकर वापस बाउंड्री चला गया तो इसको इसका चेहरा नजर आया। अगर इसकी शर्ट पर हैदर ना भी लिखा होता तब भी वो इसको पहचान लेती, क्योंकि वह इस शख्स को कभी भूल नहीं सकती थी। और न जाने कितनी ही देर वो यूं ही बुत बनी इसको देखती रही। फिर एक सीट छोड़कर बैठे डॉक्टर एहसन से पूछा, सर ये लड़का कौन है? कौन? वो 13 नंबर की शर्ट वाला। उन्होंने इसे बगौर देखा और बोले, नाम तो मुझे याद नहीं, मगर यह न्यूजीलैंड वाले कैंप में शामिल हुआ था, टीम में सिलेक्ट हुआ था। नहीं, होना भी नहीं चाहिए, वह मध्यम आवाज़ में बुड़बड़ाई। क्या? वो शायद सुन ना पाए थे। वो मैं कह रही थी कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं चलती हूँ। वो माजरत करके उठ गई और VIP इनक्लोज से निकलकर नशिस्तों के दरमियान से गुजरती हुई बाहर की जानिब चल दी। इफ़त बेगम को भी इसकी वजह से जल्द जाना पड़ा। अपने कमरे में दाखिल होकर इसने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और बिस्तर पर गिर गई। इसके तो ख्वाबो ख्याल में भी ना था कि वह क्रिकेट ज्वाइन कर सकता है। वो तो आर्टिस्ट बनना चाहता था, रंगों से खेलना चाहता था। वो बैट और बॉल को थाम लेगा, इसने कभी सोचा भी ना था। ये कैसे और कब हुआ? इसका दिमाग साई साई कर रहा था। इसका प्लान तो कुछ और था, जिसके मुताबिक इसे आर्टिस्ट बनना था। ये क्यों हो गया? इसे क्रिकेटर नहीं बनना चाहिए था, हरगिज़ नहीं। फिर एक और ख्याल ने इसको आ लिया, हो सकता है वो एक मशगले के तौर पर क्रिकेट खेल रहा है, थोड़े अरसे के बाद छोड़ दे। मगर यह भी नामुमकिन था। कम से कम एमल को तो ये मफरूज़ा गलत लग रहा है। अगर वो क्रिकेटर बन गया तो वो तो बहुत ऊंचा चले जाएगा, जबकि मेरा प्लान वो वहीं रुक गई। गिरता तो वही है जो बुलंदी पर होता है। बेहतर है कि वो बुलंदी पर जाए और जितना ऊंचा चला जाए इसे ज़ोर से नीचे पटकने में इतनी ही आसानी होगी। वो उठी, जूते पहने, चाबी उठाई और बाहर निकल गई। अगर कोई ख़राब तरीन परफॉर्मेंस का अवार्ड होता तो वो इस मैच के बाद रेयान हैदर को बिलतरतीब 3 और आउट होने पर एक पहली इनिंग्स में 15 नो बॉल्स और 8 वाइड्स और 7.2 के औसत से रन्स देने, दूसरी इनिंग्स में 17 नो बॉल्स 21 वाइड 6.7 का रन रेट और मजमूई तौर पर 3 दफ़ा स्लिप में कैचेज छोड़ने पर मिलना चाहिए था। सोने पर सहागा जनाब ने सिर्फ एक विकेट के इवज़ पर खूबसूरत कारकर्दगी पेश की थी। मैच ख़त्म होने के बाद वो सर झुकाकर जब गज़ेसी स्टेडियम से निकल रहा था तो इसने दिल ही दिल में मदरजा झैल कामों को तहैया कर लिया था। वो एक रोज़ में कराची पहुंचकर हबीब बैंक की टीम से इस्तीफ़ा देना है। इसे अच्छे बच्चों की तरह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर MBA करना है और फिर डैड का बिजनेस में हाथ बटाना है। इस रात होटल के कमरे में रेयान अजीम हैदर खालिस मेमनों की तरह कारोबार की तरफ पलट आने का सोच रहा था। वह बिजनेस को बतौर प्रोफेशन और आर्ट को बतौर मशगला लेगा। वो बिस्तर से उठा और बाहर निकल गया। मार्केट से इसने अपने लिए एसल कैनवस, मुख्तलिफ ब्रश, रंग, स्केच पेंसिल्स गर्ज ढेर सारी चीज़ें ली और वापस होटल आ गया। तमाम रात वो पेंट करता रहा। पहले इसने एक उड़ता हुआ परिंदा बनाया। इसे परिंदों और तितलियों के पर बहुत खूबसूरत लगते थे और वह अपनी अक्सर तस्वीरों में इन्हीं दोनों को बनाता था। ब्रश से कनोस पर स्ट्रोक लगाते हुए इसने सोचा था, यही मेरी असल फील्ड है। सुबह वो सो गया और चौंके दरवाजे पर
डोंट डिस्टर्ब का कार्ड लगाकर वो मोबाइल को ऑफ करके सोया था, इसीलिए फिर दोपहर तक सोता ही रहा। 4 बजे के करीब उठा, नाश्ता किया, एक दफ़ा फिर पेंटिंग में लग गया। शायद अंदर की कोई प्यास, कोई आग बुझा रहा था। वो रात ईशा तक सिर्फ मगरिब के वक्त के अलावा बगैर रुके पेंट करता रहा था। वो थक गया तो इसने टीवी ऑन कर दिया। वो हाथ धो रहा था जब न्यूज़ कास्टर की आवाज़ इसकी समाज से टकराई। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए आज 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान आज दोपहर को कर दिया गया है। खैर मुझे क्या, मेरा तो अब कोई ताल्लुक ही नहीं रहा, वो सोच रहा था। स्क्वाड का ऐलान पीसीबी के डायरेक्टर ऑप्शंस ने आज गजीफी स्टेडियम में किया है। खिलाड़ियों की सिलेक्शन इनकी परफॉर्मेंस की बिना पर ही की गई है। 16 खिलाड़ियों के नाम ये हैं: नमान, अमजद, सलीम, अहमद, मुर्तज़ा, शुएब, वाहिद, नईम, अकरम। वो तौलिए से हाथ साफ कर रहा था। साकब, हसन, राव, अंजम, रेयान, हैदर। इसके हाथ से तौलिया एकदम वहीं बाथरूम के फर्श पर गिर गया। वो तकरीबन भागता हुआ कमरे में आया। टीवी स्क्रीन पर इसका नाम जगमगा रहा था। वो रेयान हैदर स्क्वाड में शामिल कर लिया गया था, जिसकी हालिया परफॉर्मेंस बुरी बल्कि बेहद बुरी थी। वो खाली खाली नज़रों से अपना नाम देख रहा था। वो सेलेक्ट कर लिया गया था, मगर क्यों? किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, किस वजह से? न बैटिंग, न बॉलिंग, न फील्डिंग। इसे शक्ल देखने के लिए स्क्वाड में रखा गया था क्या? वो दफातन इसे ख्याल आया। इसने जल्दी से साइड टेबल पर रखा, अपना फ़ोन ऑन किया। 15 मैसेजेस इकट्ठे रिसीव हुए थे। ओ खुदा, वो सब इसके एलबीएल के साथियों के साथ थे, जिसमें मुबारकबाद और कहाँ हो जैसे कलमात थे। इसे अंदाज़ा हुआ कि स्क्वाड का ऐलान दोपहर में ही हो गया था और वो लोग तब से अब तक इससे रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे। वो फ़ौरन फ़ोन की जानब बढ़ा और रिसेप्शन की एक्सटेंशन मिलाकर दरियाफ्त किया, मेरे लिए कोई कॉल तो नहीं आई? सर, आपका रूम नंबर 509। इसने मेज़ पर रखी चाबी उठाकर नंबर पढ़ा। सर, आपके लिए 17 फ़ोन कॉल्स आ चुकी हैं, मगर चूंकि आपने डिस्टर्ब करने से मना किया था, इसलिए हमने कॉल्स थ्रो नहीं की। वो फ़ोन कॉल्स की तफसीलात बताने लगा। 12 तो इसके दोस्तों की थी, जो दोपहर के बाद मसूल हुई थी, और इनके पैगामात मैसेजेस से ज़्यादा मुख्तलिफ ना थे। 4 पीसीबी ऑफिशियल्स की जानब से थी, जबकि एक कॉल जो कल रात आई थी, इसके मुतालिक डेस्क क्लर्क ने कदरे तजब्ज़ब से बताया। सर, ये कोई खातून थी। जब मैंने इससे मैसेज मांगा तो उन्होंने कहा मुझे रेयान हैदर से कोई बात नहीं करनी। मैं तो सिर्फ यही चेक कर रही थी कि वो यहाँ है या नहीं। फिर उन्होंने नाम बताए बगैर फ़ोन रख दिया। ओके, इसने कहा। इस पीएलसी के सेल की घंटी बजी। स्क्रीन पर घर का नंबर था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो रेयान? मुबारक हो यार, स्क्वाड में पहुंच गए हो, डैड थे। जी खैर मुबारक, वो कदरे चेम कर कहता हुआ बेड पर आन बैठा। मुझे इतनी खुशी हुई, यकीन नहीं आ रहा। वो वाकई बहुत खुश लग रहे थे। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। कल मैच था तुम्हारा, कैसा रहा? हार गए। चलो कोई बात नहीं। तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी थी? पहली इनिंग्स में एक आउट हुआ, 109 रन्स देकर 1 विकेट हासिल की, 1 कैच ड्रॉप किया। दूसरी इनिंग्स में 2 पर आउट हुआ, बगैर विकेट के 111 रन दिए और 2 कैचेस ड्रॉप किए और मजमूई तौर पर 61 एक्स्ट्रास दिए। मजाक कर रहे हो? वो चंद लम्हे खामोशी के बाद बोले। सीरियस हूँ डैड, वो हंसते हुए बोला। फिर सेलेक्ट कैसे हुए? ये तो मुझे भी नहीं पता। कब ज्वाइन करना है? वो पूछने लगे। अभी पूछता हूँ। होम सीरीज़ का आगाज़ हुआ तो जो डोमेस्टिक क्रिकेट की पतली हालत और एनसीए में अपनी रहाइशगाह देखकर पीसीबी को गरीब समझने की गलती कर चुका था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाकई इतना गरीब ना था, मगर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से बहुत पीछे था। जब इसे गहरी सब स्किट और इसी रंग की कैप मिली तो एक अजीब से एहसास ने इसे घेर लिया। अपने मुल्क की नुमाइंदगी के एहसासात और फ़ख्र जो वो महसूस कर रहा था, बयान से बाहर थे। पहला मैच गजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाना था। खिलाड़ियों को पीसीबी लाहौर में ठहराया गया। जो खिलाड़ी अपनी बेगमात के साथ नहीं थे, इनको एक दूसरे खिलाड़ी के हमरा कमरा शेयर करना था, और जो पहली मुसीबत कमरे में थी वो सख्त और स्टफ मैट्रेस की थी। ये मैट्रेस क्रिकेटर्स को कमर के मुमकिन दर्द, पट्टे का खिंच जाना या किसी ऐसे मसले से बचाने, तमाम दिन फील्ड में खड़ा रहने के लिए तैयार करने के लिए खसूसी तौर पर बिछवाए गए थे। मैच से पिछली रात इसे नींद नहीं आई थी। वजह बिस्तर नहीं, एक्साइटमेंट, खुशी और खौफ था।
एक्साइटमेंट, अपना पहला मैच खेलने की खुशी, टीम में सिलेक्ट होने और मुल्क की नुमाइंदगी करने की, जबकि खौफ मुमकिन बुरी परफॉर्मेंस का था। इतना तो इसे कप्तान की ज़बानी इल्म हो चुका था कि चूंकि पिछली दफ़ा इसे अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद टीम में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इसको इस दफ़ा रखा गया था। अपने सिलेक्टर्स के बारे में वो किसी गलत फहमी का शिकार ना था। अगर कोई खिलाड़ी एक मैच में ना चले तो इसे फ़ौरन वापसी का टिकट थमा दिया जाता है। इसे मालूम था अगर वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं करता तो इसे दूसरा चांस नहीं मिल सकेगा। करीबन घंटे बाद नाश्ता करके वो दीगर टीम के साथ बस में सवार होकर, जो इसी मकसद के लिए बुक थी, स्टेडियम पहुंच गया। इसे वो ज़माना याद आ गया जब वो स्कूल में पेपर से पहले खड़े होकर जल्दी जल्दी पढ़ रहा होता था और मेरीन बड़े मज़े से कहती थी, नज़ा के वक्त तौबा कबूल नहीं होती। इसे नहीं मालूम था कि कुछ देर की फील्डिंग प्रैक्टिस के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा, मगर इसने सुन रखा था कि यूनुस खान अपने ज़माने में रोज़ 1 घंटा कैचिंग प्रैक्टिस करता था। इसने सोचा शायद वो भी इसी तरह मायानाज फील्डर बन जाए। वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तानी टीम मुकर्रर 50 ओवर्स भी पूरे न खेल सकी और 42.3 ओवर्स में 183 रन बनाकर आउट हो गई। 20 मिनट की टी ब्रेक ख़त्म हुई तो नईम ने टेरेस पर खड़े रेयान को आवाज़ दी, हैदर आ जाओ। रेयान चंद लम्हे इसकी पुश्त को देखता रहा, फिर फ़ौरन कैप उठाकर सर पर रखी और बॉलिंग एंड की तरफ बढ़ा। रामट्रस्ट ने चंद सानिये मुखालिफ 22 साला बॉलर को देखा और शॉट खेलने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद जो हुआ वो मुअम्मा रामट्रस्ट अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं हल कर सका। इसने पाकिस्तान बॉलर्स को भागकर अपनी जानब आते देखा। बॉलर ने गेंद फेंकने के लिए बाजू घुमाया भी सही, मगर गेंद फेंकने की बजाय वो इस तरह रुक गया जैसे बॉलर गेंद कराने के बाद खड़े हो जाते हैं। रामट्रस्ट इंतज़ार करता रहा कि वह मुड़कर दोबारा अपने बॉलिंग मार्ग पर जाएगा या अंपायर्स गेंद को नो बॉल करार दे देगा, मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ। इसने बॉलर्स के नौजवान और खूबसूरत चेहरे को देखा। वो पहले तो आंखों की पुतलियां सकेट से रामट्रस्ट को देख रहा था, फिर इसकी आंखें हैरत, बेयकीनी और खुशी से पूरी वाह हो गई। रामट्रस्ट ने नईम को भागते और नईम को शोर मचाते सुना। रामट्रस्ट को समझ में नहीं आ रहा था कि लड़के ने बॉल क्यों नहीं करवाई और तमाम खिलाड़ी खुश क्यों हो रहे थे। फिर दफातन इसने पलटकर अपनी विकेट को देखा, जिसकी ऑफ स्टंप की बेल वहां मौजूद ना थी। करीब ही सफ़ेद गेंद पड़ी हुई थी। राम बेयकीनी से देख रहा था। नईम, फरहान, इश्तियाक, नुमान वगैरह इसे गले मिलते हुए वो इस हकीकत को समझने की कोशिश कर रहा था कि जो अभी और बिल्कुल अभी पेश आई थी। ये सब कुछ इससे खूबसूरत लग रहा था, एक खूबसूरत ख्वाब। वो पहली ही गेंद पर विकेट ले सकता था, अपनी ज़िंदगी की बिल्कुल पहली गेंद पर। इसे यकीन नहीं आ रहा था। वो घबराहट जो इस पर कई दिनों से तारी थी, एकदम रामट्रस्ट की विकेट के साथ ही आउट हो गई थी। इंतहाई इत्मीनान से इसने दूसरी गेंद सीधी फेंकी। नारायण के बैट ने टकराने से पहले बैट पर लगी। वो यकलख्त मुड़कर एम्पायर के सामने चीखने लग गया। एम्पायर ने सोचने के लिए वक्त मांगा और फिर उंगली हवा में उठा दी। इसकी खुशी की इंतहा न थी। अपनी ज़िंदगी के पहले इंटरनेशनल ओवर में वो हैट्रिक को कर सकता था, अलबत्ता वो ना कर सका। तीसरी बॉल पर छक्का पड़ गया था। इस लम्हे इसे मालूम हुआ था कि जब बैट्समैन छक्का मारता है तो बॉलर क्यों इतने मलाल से गेंद को ग्राउंड से बाहर गिरता हुआ देखता है। ओवर की आखिरी गेंद पर इसने अपने मार्ग पर खड़े खड़े बल्लेबाज को जांचा। इसे अब किस बॉक्स में बॉलिंग करानी है, वो ये सोचने की बजाय नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े ब्रायन को देख रहा था, जिसे रन लेने की जल्दी क्रेज से थोड़ा आगे ले आई थी। रेयान ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया और भागता हुआ अपनी लाइन पर पहुंचा। अलबत्ता इसने गेंद स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज को फेंकने के बजाय ब्रायन की विकेट के करीब बाजू घुमाने के अमल के दौरान ही एकदम गेंद वाला हाथ विकेट पर मार दिया और फौरन अपील कर दी। एम्पायर श्योर नहीं था, इसने स्क्रीन दे दी, मगर रेयान श्योर था। फैसला रेयान हैदर और इसकी टीम के हक में हुआ। एम्पायर से अपनी कैप लेते हुए वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि इसे मालूम था फतह इनकी टीम का मुकद्दर होगी। 16 रन बनाना कोई आसान बात ना थी। 16 रन बॉलर बना लिया करते हैं, अगर वो वेस्ट इंडीज़ के ना हों। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान वो मैच 7 रन से जीत गया। रेयान ने 7 रन के एवज 3 ओवर्स में एक मेडन देकर 3 विकेटें ली। इस तरह एक ही शाम में वो यूं मशहूर हो जाएगा, इसने सोचा भी ना था।
इसने हर चीज़ के बारे में पिछले 3 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए सोचा था जो क्रिकेट से इसे दे सकती थी। इसने सिर्फ शोहरत के मुतालिक नहीं सोचा था। मैच के एहतमाम पर जब वो ग्राउंड से निकल रहा था तो इसने 2 लड़कियों को अपनी जानब आते देखा। इनके हाथ में पेन और ऑटोग्राफ बॉक्स थी। ऑटोग्राफ प्लीज। अपनी ऑटोग्राफ बुक बढ़ाते हुए एक लड़की ने पुरजोश लहजे में कहा। ये वो सूरत हाल थी जिसका सामना करने को वो तैयार ना था। झिझकते हुए रियान ने बुक पकड़ी और लड़कियों के इसमें ग्रामी दरियाफ्त करके लिखा, टू नादिया बेस्ट ऑफ लक। नीचे इसने अपने साइन कर दिए। इस तरह इरम को भी लिख दिया। फ़ोन नंबर भी दे। नादिया बजिद हुई। फ़ोन नंबर नहीं, सॉरी। वो जान छुड़ाकर फ़ौरन खींच लिया। इससे क्रिकेट की अहमियत का अंदाज़ा सही मानों में अब हुआ था। क्रिकेट इतनी शोहरत दे रही है तो मालूम नहीं दौलत कितनी देगी। 4 बरस पहले तक अगर वो मरियम और उसकी वालिदा मुहतरमा को टालता रहा था तो वो महज अपने कैरियर और मरियम की पढ़ाई के बायस, मगर पिछले 4 बरस से वजह सिर्फ और सिर्फ इमल थी। 4 बरस पहले इसने सोचा था कि शायद वो इमल के दिल में जगह बनाकर आइसबर्ग को पिघला सके जो इसकी झील सी गहरी आंखों में जमा था, मगर अब 4 साल बाद इसे अंदाज़ा हो चुका था कि वो इस सर्द जज्बात वाली लड़की के दिल तक कभी नहीं पहुंच सकता। वो इससे मोहब्बत करने लगा था, मगर वो इससे कभी भी नहीं करती थी, ना मोहब्बत ना नफ़रत। अगर नफ़रत करती तो भी वो खुश हो जाता कि वो नफ़रत भी इनसे की जाती है जिनको आप अहमियत देते हैं, कुछ समझते हैं। फिर 4 बरस तक कदम कदम पर वो क्यों इसका साथ दे रहा था, वो क्यों इसे इस्तेमाल कर रही थी, मगर वो जानता था वो गलत सोच रहा है। इमल इसे इस्तेमाल नहीं कर रही थी। इमल को इसकी ज़रूरत नहीं थी, रमीज़ को इसकी ज़रूरत थी। इसे नहीं याद कि इमल ने आज तक इसे कोई ऐसा काम कह दिया हो जिसको कहते वक्त इसके लहजे में मनत, समाजत, इसरार, इल्तिजा का कोई अंसर मौजूद हो। वो दरख्वास्त नहीं करती थी, बल्कि तहमकाना लहजे में एक बात कहती और अंदाज ऐसा होता कि वो काम करने या ना करने का इख्तियार रमीज़ के पास है। वो चाहे तो कर दे, ना चाहे तो ना करे, तो भी इसका कुछ नहीं जाता क्योंकि वो इसकी ज़रूरत ना था। लेकिन दिल में एक आस सी बंदी थी कि शायद इसकी शादी की खबर सुनकर वो चौंक कर इसे देखेगी, इसका चेहरा कुछ खो देने का एहसास से तरीक हो जाएगा। वो सिर्फ इस लड़की का रद्द अमल देखना चाहता था जिससे वो वक्त बहुत मोहब्बत करता था, जिससे वो बहुत डरता था और जिसका पूरा माजी जानने के बावजूद भी वो इसके मुतालिक कुछ न जानता था। अपने हाथ में मौजूद सिल्वर रिंग को घुमाती इमल ने सर उठाकर रमीज़ को देखा और मुस्कुरा दी। अलबत्ता इसकी आंखें मुस्कुराने की बजाय वैसी ही यख बस्ता थी। मुबारक हो। थैंक्स। अपनी शादी की मुबारकबाद वसूल करते वक्त ASP रमीज़ मुस्कुरा भी ना सका। वो इस उम्मीद पर इफ़त आंटी के घर ये खबर देने आया था कि शायद इमल उदास हो जाए। कब है शादी? वो मुसलसल रिंग को घुमा रही थी। 1-2 महीने तक वो इस रिंग को इस रोज़ से इमल की उंगली में देखता आया था जब से वो इमल बनी थी। कई बार दिल चाहा कि वो इसकी बाबत इससे कोई सवाल करे, मगर वो खुद में इतनी हिम्मत न पाता था। इसने टीवी ऑन कर दिया जबकि वो सोच रहा था कि इसे मरियम से शादी कर ही लेनी चाहिए। मरियम इसकी पिछले 5 साल से मंगेतर थी, अब वो किस मुंह से इनकार करता। टीवी स्क्रीन को देखते हुए इमल के लबों पर बेख्तियार ही एक मुस्कुराहट उभर कर मधूम हुई और रमीज़ बता सकता था कि इसकी आंखें भी इस जहर खंत मुस्कुराहट में शामिल थी। इसकी निगाहों के ताक़ब में रमीज़ ने स्क्रीन की जानिब देखा जहां तीसरे टेस्ट के लिए कराची पहुंचने वाली टीम को एयरपोर्ट पर आते दिखाया जा रहा था। इसने इमल की जानिब देखा जो बेतासर चेहरे के साथ टीवी को देख रही थी। इमल, तुम क्या करना चाहती हो? इस इमल की आंखों से खौफ आ रहा था। नहीं पता है रमीज़, ये चेस बोर्ड कैसा होता है? दिन और रात के खानों से भरा जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही रही बसात होती है, वो धीरे से बोली थी। और मैं शतरंज की एक बसात पर चाल चलना चाहती हूँ। कैसी चाल? इसने उलझ कर इसे देखा। वो मुस्कुराई। जो हर खेल में होती है। खेल शुरू हो गया है क्या? बस शुरू ही समझो। वो मुसलसल टीवी स्क्रीन को देख रही थी। रमेश ने कदरे हरासा होकर इमल को देखा जो अभी तक स्क्रीन को देख